हाँ जी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था लीचेटलर्स प्रिंसिपल। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ बेसिक फॉर्मेट्स में आते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन एक अलग टाइप के होते हैं जिसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है उस इक्विलिब्रियम के बारे में। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, मान लीजिए इन अ 10 लीटर वेसल 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाज टेकन at temperature 1000 Kelvin. The Kp for the equilibrium CaCO3 will give you CaO plus CO2 is 5 atm. What will be the pressure in the container? इस कंटेनर में प्रेशर कितना होगा? इस कंटेनर में प्रेशर कितना होगा? क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ये वाला। इन अ 10 लीटर कंटेनर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज टेकन at 1000 Kelvin temperature. The Kp for the equilibrium calcium carbonate will give you calcium oxide plus CO2 is this. What will be the pressure in the container? इस कंटेनर में प्रेशर कितना होगा? क्या आंसर होगा इसका? सर 5 ATM। 5 एटीएम गलत आंसर है। इस इक्विलिब्रियम का केपी अगर लिखेंगे तो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये सॉलिड है तो इसके कारण कोई प्रेशर नहीं होगा, ये सॉलिड है तो इसके कारण कोई प्रेशर नहीं होगा। मतलब जब यहाँ पर गैस रहेगी तो वो केवल CO2 गैस रहेगी और केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर है, उसकी वैल्यू 5 एटीएम है। तो ऐसा ऑब्वियस लगता है कि इसका आंसर 5 एटीएम होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिए हैं कितने? 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं इस वेसल में 0.1 मोल। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू गिव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। Number of mole of carbon dioxide that can be produced in the vessel will be maximum 0.1 मोल। उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं बन सकती। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस वेसल will be number of mole of carbon dioxide into RT upon V। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो मैक्सिमम यहाँ क्रिएट हो सकता है 0.1 इंटू 0.08214 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इंटू 1000 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा कितना? 10 लीटर वेसल है तो ये हो जाएगा 0.1। pressure of CO2 that can be created will be 0.8214 atm। मतलब अगर इस वेसल में लिया गया कैल्शियम कार्बोनेट पूरा डिकम्पोज हो जाता तो भी वो 0.8214 atm प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही जनरेट कर पाता, उससे ज्यादा नहीं कर पाता वो। तो यहां पर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट पूरा खत्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्रिएट कर देगा
एट द प्रेशर ऑफ 0.8214 atm और कैल्शियम ऑक्साइड पड़ा रहेगा, एंड दिस इक्विलिब्रियम विल नॉट बी देयर इन द मीडियम। यहां पर वो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम के रहने के लिए कम से कम इतनी CO2 बननी चाहिए थी कि वो 5 atm प्रेशर क्रिएट कर पाती। हियर आंसर विल बी 0.8214 atm, और ये इक्विलिब्रियम वहां पर है ही नहीं। नाउ अब अगर हम इस क्वेश्चन को बदल देते हैं, सर क्वेश्चन में दिया होता कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, तो फिर उस आंसर 5 एटीएम होता। मैंने क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं था कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये डाटा देने पर ये बोला ही नहीं जा सकता कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा कर दिया जाए, इन अ 10 लीटर वेसल एट 1000 केल्विन टेम्परेचर 100 gram of calcium carbonate is taken, what will be the pressure in the vessel? Kp for the equilibrium is this। भले क्वेश्चन में ये नहीं दिया अभी भी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन फॉर्म्ड, अगर वो पूरा टूट गया तो विल बी 1 मोल। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड होने से प्रेशर अप्लाइड बाय कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 0.08214 into 100, that is 8.214। नाउ ये जो प्रेशर है ये 5 atm से ज्यादा आ रहा है, तो दिस इज नॉट द आंसर नाउ, आंसर विल बी 5 atm नाउ। मतलब यहाँ पर ये प्रेशर तो हमने कब निकाला है, ये मान के कि ये पूरा कैल्शियम कार्बोनेट अगर टूट जाता तो क्या होता, बट वो 5 atm से ज्यादा आ गया, तो नाउ वी कैन से दैट कि ये पूरा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक नहीं होगा। इस वेसल में इतना कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा बस, जो यहाँ 5 atm प्रेशर ऑफ CO2 क्रिएट कर दे, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट नीचे पड़ा रहेगा, और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहा है। दिस सिस्टम विल गो टू द इक्विलिब्रियम एंड देन नेट चेंज विल स्टॉप। अगर वो कैल्शियम कार्बोनेट पूरा टूट गया होता तो 8.214 atm प्रेशर क्रिएट होता, तो ये आंसर नहीं रहेगा, अब की बार आंसर 5 atm रहेगा, और ये इक्विलिब्रियम अब यहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है। तो इस तरह से आपको किसी क्वेश्चन में कई बार ये भी चेक करना पड़ता है कि वेदर वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। नाउ अनदर क्वेश्चन ऑफ द सेम काइंड, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं। सपोज in the same 10 liter vessel at 1000 Kelvin temperature, 2 mole calcium oxide is taken, what weight of carbon dioxide must be introduced in the vessel to consume this complete calcium oxide and to convert into calcium carbonate। इस वेसल के अंदर या नंबर ऑफ मोल निकाल लें, how many moles of carbon dioxide must be introduced in the vessel to completely convert that calcium oxide into calcium carbonate। आप इस वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड को कंज्यूम करके कैल्शियम कार्बोनेट बना सकती है। जैसे जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे इक्विलिब्रियम बैक जाता जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड खर्च होता जाएगा। कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड वेसल में डालनी पड़ेगी
2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड को कंप्लीटली कंज्यूम कर देने के लिए इन अ 10 लीटर इवैक्यूएटेड वेसल at 1000 Kelvin temperature 2 mole of calcium oxide was taken. How many mole of carbon dioxide must be introduced to completely convert that calcium oxide into calcium carbonate? इसका क्या आंसर होगा? 2 mole. 1 mole of carbon dioxide requires 1 mole of calcium oxide. 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के लिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, तो 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के लिए 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लगेगी. गलत आंसर है. क्या आंसर होगा इसका? Or 1.2. गलत आंसर है. यूज योर कॉमन सेंस. ये इक्विलिब्रियम बैक जाएगा, लेकिन कब? जब ये इक्विलिब्रियम होगा तो बैक जाएगा. अभी यहाँ केवल कैल्शियम ऑक्साइड है, पहले यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, तो यहाँ ये इक्विलिब्रियम है ही नहीं. पहले जो आप कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इकट्ठा होती रहेगी, और इस वेसल में जब कार्बन डाइऑक्साइड 5 atm प्रेशर पर आ जाएगी, उसके बाद इस इक्विलिब्रियम को वो बैक करना चालू करेगी. तो इक्विलिब्रियम पे चीजें कब आएंगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 5 atm होगा. PV इक्वल्स टू nRT, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिक्वायर्ड टू क्रिएट 5 atm pressure in a 10 liter vessel will be this one. इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लगेंगे इस वेसल में 5 atm प्रेशर क्रिएट करने के लिए. इतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड जब आ जाएगी तो वो 5 atm प्रेशर क्रिएट कर देगी. नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड टू क्रिएट 5 atm प्रेशर प्लस 2 मोल. जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 5 atm प्रेशर क्रिएट कर देगी, फिर उसके भी बियॉन्ड तुम कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे, तो Kp तो 5 atm है, उसके बियॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ होगी तो वो इस इक्विलिब्रियम को बैक करना चालू करेगी. तो आप उसके भी बियॉन्ड 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और डाल दो, तो वो इस 2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देगी. तो आंसर विल बी दिस मच मोल. ठीक है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं. Another concept, the concept of relative humidity. The concept of relative humidity. वाटर या कोई भी लिक्विड होता है वो वेपोराइज होता है, फिर उसकी जो वेपर होती है वो कंडेंस होती है. तो सपोज आपके पास में एक वेसल में वाटर है, वाटर अपनी सरफेस से वेपोराइज होता है. अगर वेसल ओपन है तो ये पूरा वाटर वेपोराइज हो जाएगा, कंप्लीटली वाटर खत्म हो सकता है. लेकिन अगर वेसल क्लोज है तो ड्यू टू इवापोरेशन
वेपर आती जाएगी, बट जब वेपर आ जाएगी तो वो कंडेंस होना भी चालू करेगी, एंड ड्यू टू कंडेंसेशन लिक्विड वाटर बनेगा। ये दो इक्वल और अपोजिट प्रोसेस हो गई। तो एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा। एट दैट टाइम यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन equalizes the rate of condensation, then यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया है। इस इक्विलिब्रियम में ये गैस है, ये लिक्विड है, तो इसका Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर बस होगा। तो इक्विलिब्रियम पर जो यहाँ प्रेशर रहता है, कोई लिक्विड जब अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है तो उसकी वेपर का जो प्रेशर होता है वो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाता है। The pressure applied by vapor of a liquid on the surface of same liquid at equilibrium. The pressure applied by vapor of a liquid on the surface of that liquid at equilibrium is called its vapor pressure. तो चूंकि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp के बराबर होता है, और ये चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म रहेगी, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट रहेगा। मतलब वाटर का वेपर प्रेशर एक फिक्स टेम्परेचर पर फिक्स होगा। आप वाटर को चाहे बड़े वेसल में ले लें, चाहे छोटे वेसल में ले लें, चाहे और छोटे वेसल में ले लें, वाटर का वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा अनटिल अनलेस आप टेम्परेचर चेंज करो। तो इस वेसल में वाटर का जो वेपर प्रेशर है, इस वेसल में भी वाटर का वही वेपर प्रेशर होगा। वाटर विल बी एट सेम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का बदलेगा नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर वाटर वेपर है और वो अपने वेपर प्रेशर पर है। क्या होगा यदि मैं इस सिस्टम में थोड़ी वाटर वेपर अपने पास से डाल देता हूं? मैं अगर यहाँ थोड़ी वाटर वेपर अपने पास से डाल देता हूं तो क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर बदल जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? सर बढ़ जाएगा। जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। अगर मैंने यहाँ थोड़ी सी वाटर वेपर यहाँ डाल दी, यहाँ पे वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, कंडेंसेशन होकर वाटर लिक्विड बन जाएगा और चीजें तो इक्विलिब्रियम पर ही रहेंगी। मैं इस वेसल में से थोड़ा सा वेपर निकाल लेता हूं, इवापोरेशन वापस से उतना वेपर प्रेशर ला देगा, बिकॉज वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अभी बताया तो था, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है जब तक आप टेम्परेचर चेंज ना करो, अकॉर्डिंग टू लीचेट-क्लेयर प्रिंसिपल। अगर इस इक्विलिब्रियम में थोड़ी सी वाटर वेपर निकाल ली जाए, इक्विलिब्रियम आगे आएगा जब तक कि फिर से चीजें इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए। अगर थोड़ी वाटर वेपर ऐड कर दी जाए, इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा जब तक कि वापस से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। तो अगर मैंने इस वेसल में थोड़ी वाटर वेपर डाली तो वो कंडेंस होकर लिक्विड वाटर बनाती जाएगी। या सपोज मैंने एक इवैक्यूएटेड वेसल लिया, इसमें नीचे लिक्विड वाटर नहीं पड़ा है, और मैंने थोड़ी वाटर वेपर यहाँ भेजी। सपोज वाटर का वेपर प्रेशर 0.4 atm है,
सपोज किसी टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर 0.4 atm है और मैंने एक इवैक्यूएटेड वेसल में वाटर वेपर भेजी। सपोज किसी टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर 0.4 atm है और मैंने किसी वेसल में वाटर वेपर ऐड की, लेकिन वाटर का प्रेशर 0.1 atm ही है यहाँ पर। मैंने इस वेसल में वाटर वेपर भेज दी, लेकिन वाटर वेपर 0.1 atm प्रेशर पर ही है। क्या होगा यहाँ पर इस वेसल में? इस वेसल में ये इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? और ये वेसल, ये वेपर कंडेंस होगी कि नहीं होगी? नहीं होगा कंडेंस, तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा, मैंने अब थोड़ी वाटर वेपर और भेजी, सपोज 0.2 atm। अब ये इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं यहाँ पर? नहीं होगा। अभी भी नहीं होगा। तो ये जो वाटर का प्रेशर यहाँ पर है, ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको कहते हैं वेपर प्रेशर, लेकिन ये जो चेंजेबल टर्म है जिसको आप वाटर वेपर ऐड करते जाओगे तो ये बढ़ती जा सकती है। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। तो इस वेसल में ये इक्विलिब्रियम कब तक स्टेब्लिश नहीं होगा? जब तक 0.4 atm ना हो जाए वेपर प्रेशर। जब तक पार्शियल प्रेशर 0.4 atm ना हो जाए, जब तक इस वेसल में वाटर का पार्शियल प्रेशर 0.4 atm ना हो जाए। तो इस वेसल में पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना है अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होता है उस टेम्परेचर पर, इनटू 100। ये इस सिस्टम की परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ये इस सिस्टम की परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है। जैसे पहले यहाँ 0.1 atm प्रेशर पे मैंने वाटर वेपर भेजी थी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना था वेसल में? 0.1। कितना हो सकता था मैक्सिमम? 0.4 इंटू 100, दैट इज 25%। मतलब इस सिस्टम की परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी 25%। तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें क्या बताती है? परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें क्या बताती है? परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें एक सिस्टम के बारे में क्या बताती है? सर कि हमें कितना और प्रेशर चाहिए जिससे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। हाँ, एक तो ये, या फिर हम ये भी कह सकते हैं परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये बताती है कि वो सिस्टम वाटर वेपर से कितना सैचुरेटेड है या कितना अनसैचुरेटेड है। परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताती है कि वाटर वेपर से वो सिस्टम कितना सैचुरेट हो चुका है या कितना अभी और अनसैचुरेशन बचा है। जैसे परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25% है, इसका मतलब है कि ये 25% सैचुरेटेड है वाटर वेपर से। मतलब इस सिस्टम में जितनी वाटर वेपर मैक्सिमम रह सकती थी उससे 25% फिलहाल है। अच्छा, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैं बढ़ाता जाता हूँ, मैंने वाटर वेपर वहां ऐड करता गया, तो परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 100%। परसेंटेज रिलेटिव मैक्सिमम हो सकती है 100%। तो अगर परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100% है, मतलब ये सिस्टम वाटर वेपर से सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड है। अगर परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी
100% हो गई मतलब ये सिस्टम वाटर वेपर से सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है? सैचुरेटेड। अब ये सेचुरेट हो चुका है। परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? वाटर सर कंडेंस हो नहीं जाएगा। होगी। नहीं होगी, लेकिन कुछ तो होगा, वाटर कंडेंस होना शुरू कर देगा। अगर एक सिस्टम की परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा हो गई तो कंडेंसेशन हो जाएगा। अब यहाँ कंडेंसेशन होगा और लिक्विड वाटर यहाँ बनेगा। अच्छा, जब ये वाटर कंडेंस हो जाएगा और यहाँ लिक्विड वाटर बन जाएगा तो ऊपर जो वेपर रहेगी ये कितने प्रेशर पे रहेगी? 0.4 atm। है सर 0.4 atm। 0.4 atm या सारी वेपर कंडेंस होकर यहाँ पर 0.4 atm से कम प्रेशर हो जाएगा? सर सारी वेपर कंडेंस नहीं होंगी, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर 100% से ज्यादा होएगी तो कंडेंस होके। बिल्कुल ठीक है। अगर परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा हो जाती है तो उस वेसल के अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है वेपर का, लेकिन केवल वो जो एक्स्ट्रा वेपर है वो कंडेंस होती है, बाकी की जो वेपर बची रहती है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया रहती है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखती है यहाँ पर। तो ऐसा ही हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट रहता है, एटमॉस्फेयर में वाटर की क्वांटिटी वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है। एटमॉस्फेयर में वाटर का जो पार्शियल प्रेशर है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर या एक्वस टेंशन कहते हैं। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर रहता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर या एक्वस टेंशन कहलाता है। और एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम जितना वाटर रह सकता है वो वेपर प्रेशर है। तो हम किसी समय पर एटमॉस्फेयर की परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं। गर्मियों में परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम रहती है एटमॉस्फेयर एयर की, बारिश में परसेंटेज ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है एटमॉस्फेरिक एयर की। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये बताती है कि कोई सिस्टम वाटर वेपर से कितना सेचुरेटेड है या अभी उसमें कितनी और गुंजाइश है वाटर वेपर आ जाने की। परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी कम रहेगी वेपर उतनी कम है। परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी बढ़ेगी सिस्टम की वो सिस्टम वाटर वेपर से उतना सेचुरेट होता जाएगा। परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो गई, द सिस्टम इज कंप्लीटली सेचुरेटेड विथ वाटर वेपर नाउ। इसके बियॉन्ड आपने बढ़ाई, कंडेंस हो जाएगा एक्स्ट्रा वेपर कंडेंस हो जाएगी, नीचे लिक्विड वाटर पड़ा रहेगा, उसके ऊपर जो वाटर रहेगा वो वेपर प्रेशर पे रहेगा। अच्छा, एक वेसल है, इस वेसल में नीचे लिक्विड वाटर रखा हुआ है, यहां पर वाटर वेपर है जिसका प्रेशर 0.4 atm है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक वेसल में नीचे लिक्विड वाटर पड़ा हो और ऊपर वाटर अपने वेपर प्रेशर से कम हो। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है ये मान लीजिए 0.4 atm है किसी टेम्परेचर पर। तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक वेसल में नीचे लिक्विड वाटर पड़ा हो और ऊपर वाटर अपने वेपर प्रेशर से कम पे हो? यस सर। नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? नीचे लिक्विड वाटर पड़ा हुआ है ना, तो ऊपर ये वाटर अपने वेपर प्रेशर से कम पे कैसे हो सकता है? ये इक्विलिब्रियम को कौन रोकेगा स्टेब्लिश होने से?
हाँ, ये हो सकता है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाए। सर पर अगर हम वाटर डालेंगे और जब मतलब बिल्कुल इक्विलिब्रियम इनिशियल बन टाइम, बिल्कुल इनिशियल टाइम की बात नहीं कर रहे हम बिल्कुल इनिशियल टाइम की बात नहीं कर रहे कि हमने एक वेसल में वाटर लिया था उस मोमेंट पे क्या होगा। आफ्टर सम प्रॉपर टाइम कि हमने इस सिस्टम को पहले इक्विलिब्रियम पे आने दिया। मतलब हम उसको ये मान के नहीं चलेंगे कि एक वेसल में हमने वाटर जस्ट अभी ही डाला है और ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हुआ है। मतलब ये नहीं होगा कि नीचे अगर लिक्विड वाटर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो ऊपर पक्के से वो सेचुरेट ही रखेगा अपने ऊपर के एटमॉस्फेयर को, अपने ऊपर के वॉल्यूम को वो वाटर वेपर से सेचुरेट ही रखेगा। ये क्वेश्चंस में मान के चलना है आपको। अच्छा, सपोज एक वेसल में नीचे लिक्विड वाटर पड़ा है, वाटर का वेपर प्रेशर 0.4 एटीएम होता है। इस वेसल का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है। इसमें टोटल प्रेशर 1 एटीएम है और इसमें नाइट्रोजन गैस है। एक 100 मिलीलीटर वेसल में टोटल प्रेशर 1 एटीएम है, इसमें नीचे लिक्विड वाटर पड़ा है और नाइट्रोजन गैस है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे कंटेंट ऑफ द वेसल को एक 50 ml वेसल में ट्रांसफर कर दिया। इस पूरे कंटेंट को मैंने एक 50 ml वेसल में ट्रांसफर कर दिया। यहां पर कितना प्रेशर होगा एट द सेम टेम्परेचर? सर प्रेशर सेम रहेगा और वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। गलत आंसर है। ये जो नीचे लिक्विड वाटर पड़ा हुआ है इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ऐसा मान के चलना है क्वेश्चन में। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वाटर इज नेग्लिजिबल इन बोथ द केसेस। सर प्रेशर डबल हो जाएगा। गलत आंसर है। सर वो डिपेंड करेगा N2 का कितना कंसंट्रेशन है। डिपेंड नहीं करेगा, एक आंसर आ जाएगा प्रॉपर यहाँ पर। सर प्रेशर कम हो जाएगा। एकदम ही गलत आंसर है। सर सेम रहेगा। पहले भी बोल दिया गलत है। यहाँ पर टोटल प्रेशर 1 एटीएम है, यहाँ पर वाटर वेपर और नाइट्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, चूंकि नीचे लिक्विड वाटर पड़ा है तो ये पक्का है कि ये वाटर से सेचुरेटेड सिस्टम है। तो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। चूंकि वो सिस्टम वाटर वेपर से सेचुरेटेड है तो वाटर का प्रेशर अपने वेपर प्रेशर के बराबर होना है। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.6 एटीएम होना है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन 0.6 एटीएम पर है और वाटर वेपर 0.4 एटीएम पर है। नाउ अब हमने ये कंटेंट इधर ट्रांसफर किया, वॉल्यूम आधा कर दिया एट द सेम टेम्परेचर, तो प्रेशर डबल हो जाता है। बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम आधा करने से प्रेशर डबल हो जाता है। लेकिन किसका? गैस का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का प्रेशर डबल हो जाएगा, लेकिन वाटर का प्रेशर जब यह डबल होगा 0.8, तो वो तो उसके वेपर प्रेशर से ज्यादा हो गया। तो एक्स्ट्रा वाटर कंडेंस होकर यहाँ पर अभी भी 0.4 एटीएम प्रेशर ही रखेगा।
सो आंसर विल बी 1.6 ATM। ये आंसर किसी ने दिया था? किसने दिया था? किसी ने आंसर दिया था ये वाला या नहीं दिया था? आप बात समझे? इस क्वेश्चन में हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई किया है, लेकिन बॉयल्स लॉ गैस लॉ है, वो नाइट्रोजन पर लगेगा क्योंकि नाइट्रोजन गैस रहेगी, उसके मोल चेंज नहीं होंगे। बट यहाँ जो वाटर वेपर है वो जब आधे वॉल्यूम में ट्रांसफर होगी, प्रेशर डबल हो जाएगा उसका 0.8, तो वो एक्स्ट्रा वाटर कंडेंस हो जाएगा। ऊपर 0.4 ATM पर ही वाटर वेपर रहेगी। जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते हो, वाटर का वेपर प्रेशर चेंज नहीं होना है। तो हियर आंसर विल बी 1.6 ATM। The partial pressure of nitrogen will get double, but partial pressure of water will remain same. ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, इनमें आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग टाइप के इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अलग अलग चीजें पता लगेंगी। केमिकल इक्विलिब्रियम में और कोई थियोरेटिकल डाउट आपका? क्वेश्चंस का तो वीडियो सॉल्यूशन में डाल दूंगा। थियोरेटिकल कोई डाउट है आपका? तो एटमॉस्फेयर में भी ऐसा होता है क्या कि परसेंटेज ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा हो जाती है? एटमॉस्फेयर इतना वास्ट सिस्टम है कि वहाँ परसेंटेज ह्यूमिडिटी 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, मगर हाँ हो भी सकती है एक लोकल एटमॉस्फेयर में, छोटा एरिया अगर हम कंसीडर करें तो। बंद कमरे में जब हम एक कूलर चला देते हैं तो वो ह्यूमिडिटी बढ़ा देता है, तो कई बार हमको फिर वहां पर वाटर कंडेंस होता हुआ दिखता है सब्सटेंसेस के ऊपर। चलिए इसका पैकेज सॉल्व करेंगे और तब तक हम नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट कर लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का ही कंटिन्यूएशन है। केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे लॉज और सारे फॉर्मूलेज यहाँ लगते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ लगते हैं। बस ये है कि इसमें जो इक्विलिब्रियम हम लोग यूज करेंगे वो आयंस रखेंगे। एसिटिक एसिड when dissolved in water dissociates into acetate ion and H+ ion. The equilibrium containing ions is called ionic equilibrium. ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आयंस इन्वॉल्व रहते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। बट लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वही रहेंगे। जैसे इस इक्विलिब्रियम का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, चूंकि एसिटिक एसिड एसिड है इसलिए इसको Ka कहते हैं, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और वो होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ऐसे सब्सटेंस जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। द सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इनटू देयर आयंस
are called electrolytes. Electrolytes can be of two types: strong electrolytes and weak electrolytes. ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जिनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 रहती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, जिनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम रहती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। एसिटिक एसिड अपने आयंस में कंप्लीटली नहीं टूटता है। जब एसिटिक एसिड अपने आयंस में टूटता है तो उसके आयंस फिर से कंबाइन होकर एसिटिक एसिड बनाने लगते हैं और इनमें एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में इक्विलिब्रियम पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में देयर इज नो इक्विलिब्रियम। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर विल बी डेडिकेटेड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि उनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है और उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बता सकता है कि ये कितने एक्सटेंट तक डिसोसिएट हुए हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीट एक्सटेंट तक डिसोसिएट होते हैं, 100% डिसोसिएट होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट होते हैं ये इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता देती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में मेनली हम इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को देखेंगे जो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। द concept of acids and bases. Arrhenius acid and base concept. Arrhenius acid and base concept. एसिड क्या होते हैं? What are acids? एसिड्स क्या होते हैं? Sir, the substance that gave H plus ions when they वो सब्सटेंस जो H+ आयंस देते हैं। और बेस क्या होते हैं? सर जो OH नेगेटिव आयन देते हैं। वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, द एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ऐसे सब्सटेंस जो बेस से रिएक्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ग्रीन लीव्स को डिकलराइज कर देते हैं, एसिड कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, जो एसिड से रिएक्ट करते हैं, जो उन डिकलराइज लीव्स का कलर रीस्टोर कर देते हैं, बेस कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में सॉर होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर होते हैं। तो ये एसिड और बेस की कुछ सिंपल लेमन डेफिनेशंस हैं। Acid is a substance which can turn blue litmus red, or acid is a substance which can react with a base, or acid is a substance which can turn green leaves into colorless, and acid are the substance which are sour in taste. ये acid base की कुछ layman definitions पहले चलती थी। The first systematic definition of acid and base is given by Arrhenius. According to Arrhenius acid and base concept, an acid is a substance which upon dissolving in water produces H+ ions.
एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयंस देता है। बेस वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH आयंस देता है। An acid is a substance which upon dissolving in water produces H plus ions, while a base is a substance which upon dissolving in water produces OH minus ions. ये एसिड और बेस की कुछ पुरानी डेफिनेशन से बेहतर है, बिकॉज ये एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन है। तो आर्सेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर है, बिकॉज ये प्रॉपर तरीके से एसिड और बेस को क्लासिफाई करता है। According to Arrhenius acid and base concept, an acid is a substance which upon dissolving in water produces H plus ions, while a base is a substance which upon dissolving in water produces OH minus ions. HCl एक एसिड है क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व करने पर H plus ions देता है। NaOH एक बेस है क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस आयंस देता है। यहां पर हमने वाटर इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन यहां बगल में अगर हम इसके एक्वस लिख देते हैं, दिस इंडिकेट्स कि वाटर सॉल्वेंट है। An acid is a substance which upon dissolving in water produces H plus ions, while a base is a substance which upon dissolving in water produces OH minus ions. ये H plus ions वाटर से सराउंडेड रहता है, तो ये H plus ion एक वाटर मॉलिक्यूल से जब जुड़ा रहता है तो हम इसको H3O प्लस आयन भी लिख सकते हैं। H3O प्लस आयन या H5O2 प्लस आयन या H7O3 प्लस आयन या H9O4 प्लस आयन, मतलब एक H प्लस आयन से एक वाटर जुड़ा हुआ है, एक H प्लस आयन से दो वाटर जुड़े हैं, एक H प्लस आयन से तीन वाटर जुड़े हैं, एक H प्लस आयन से चार वाटर जुड़े हैं, मैक्सिमम चार जुड़ सकते हैं। ये सब H प्लस आयन होते हैं, ये सब हाइड्रोनियम आयन कहलाते हैं, या इनको कॉमनली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। तो बेहतर है ऐसे लिख लेना, मगर अगर किसी ने इस रिएक्शन को ऐसा लिखा, H2O प्लस HCl गिव्स H3O प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, तो ये भी अलग नहीं है, ये सेम रिएक्शन है, ये और ये एक ही चीज है। तो ये हाइड्रोनियम आयन स्पीशीज कहलाती है। वाटर मॉलिक्यूल से जब H प्लस आयन से जब वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज आइदर दिस और दिस। वैसे ये बाकी सब भी हाइड्रोनियम आयन ही है। जैसे हम बाकी के आयन को ब्रैकेट में एक्वस लिख देते हैं जो अंडरस्टूड रहता है कि ये वाटर से सराउंडेड है, वैसे ये भी वाटर से सराउंडेड है, तो ऐसा लिख दो, चाहे ऐसा लिख दो, चाहे ऐसा लिख दो, चाहे ऐसा लिख दो। The substance which upon dissolving in water produces H plus ions is called an acid, while a substance which upon dissolving in water produces OH minus ions is called a base. वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर H प्लस आयन देता है एसिड कहलाता है। वो सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस आयंस देता है बेस कहलाता है। ये आर्सेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट है। तो इस आधार पर HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, अमोनिया वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस आयंस देता है, तो अमोनिया एक बेस है। तो ऐसे हम काफी सारे सब्सटेंसेस को एसिड और बेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। बट व्हाट इज द लिमिटेशन of Arrhenius acid and base concept? What is the limitation of Arrhenius acid and base concept?
आर्सेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या है? सर ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता वो भी एसिड या बेस की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस, हालांकि ये लिमिटेशन के बजाय ये बोलना चाहिए आर्सेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मगर इसकी लिमिटेशन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन वाटर। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम किसी सब्सटेंस को एसिड या बेस केवल तभी कह सकते हैं जब उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए। अगर वो सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिया गया है, कोई और सॉल्वेंट है वाटर के अलावा, या सॉल्वेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू आर्सेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट HCl एक एसिड है क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व करने पर H+ देता है। अमोनिया एक बेस है क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व करने पर OH आयन देता है। बट इन द गैसियस स्टेट व्हेन HCl रिएक्ट विथ अमोनिया, इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर कौन एसिड है और कौन बेस है बता पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वाटर में डिजोल्व नहीं किया गया है चीजों को। तो ऐसी रिएक्शंस जो नॉन एक्वस मीडियम में होती हैं, वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट में होती हैं या गैस फेज में होती हैं, उनमें एसिड बेस चीजें बताना अकॉर्डिंग टू आर्सेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं है। तो आर्सेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट is a limited concept. It has a limitation that solvent must be water in the reaction. तो आर्सेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट केवल ऐसी रिएक्शंस पे लगाया जा सकता है जो एक्वस मीडियम में होती है। हालांकि ये गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लिमिटेशन, इसकी एक लिमिटेशन है, बट गलत नहीं है ये, क्योंकि हम मैक्सिमम रिएक्शन एक्वस मीडियम में ही कराते हैं, इसलिए आर्सेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट काफी यूज किया जाता है। तो फिर एसिड और बेस की ज्यादा प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया गया ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट दो काम करता है। एक तो ये सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट हटा देता है, और ये एसिडिटी को H+ आयन के फॉर्म में और बेसिसिटी को भी H+ आयन के फॉर्म में ही बताता है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज अ रिएक्शन is the substance which is H+ ion donor, while a base is a substance which is H+ ion acceptor in a chemical reaction. किसी केमिकल रिएक्शन में एसिड वो सब्सटेंस है जो H+ आयन देता है, और बेस वो सब्सटेंस है जो H+ आयन लेता है। फिर चाहे सॉल्वेंट वाटर हो, चाहे सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई और हो, चाहे सॉल्वेंट हो ही ना। जैसे इस रिएक्शन को हम आर्सेनियस कॉन्सेप्ट से समझा पा रहे थे, इस रिएक्शन को हम आर्सेनियस कॉन्सेप्ट से समझा पा रहे थे, इसको भी आर्सेनियस कॉन्सेप्ट से समझा पा रहे थे, बट इसको हम आर्सेनियस कॉन्सेप्ट से नहीं समझा पा रहे थे। इसको हम ब्रॉन्स्टेड लॉरी से समझा सकते हैं, इसको, इसको और इसको भी। पहले इसको देखते हैं। इस रिएक्शन में HCl, अगर इस रिएक्शन को एनालाइज करें तो अमोनिया वाटर HCl जो है ये H+ और Cl- आयन का बना रहता है। ये अपना H+ आयन अमोनिया को दे रहा है, जिससे वो अमोनियम आयन बना ले रहा है। तो इस रिएक्शन में HCl ने क्या किया है? H+ आयन डोनेट किया है, तो HCl इस रिएक्शन में एसिड है, और अमोनिया ने उस H+ आयन को एक्सेप्ट किया है। अमोनिया इस रिएक्शन में बेस है। ये रिएक्शन आर्सेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट से समझाई नहीं जा सकती थी, बट ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट से हम इसको समझा पा रहे हैं। इन दिस रिएक्शन HCl इज एन एसिड बिकॉज इट इज H+ आयन डोनर, एंड अमोनिया इज अ बेस बिकॉज इट इज H+ आयन एक्सेप्टर। In this reaction, HCl is an acid. It is donating its H+ ion to water, and water is acting as a base.
बिकॉज वो उस H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर ले रहा है. In this reaction, NaOH is a base because it is taking H plus ion from water. NaOH बेस है क्योंकि वो वाटर का H प्लस आयन ले ले रहा है. In this reaction, अमोनिया इज अ बेस क्योंकि वो वाटर का H प्लस आयन ले ले रहा है. अच्छा, वाटर इस रिएक्शन में एसिड का काम कर रहा है. इस रिएक्शन में वाटर बेस का काम कर रहा है क्योंकि वाटर HCl से H प्लस ले रहा था. इस रिएक्शन में वाटर एसिड का काम कर रहा है क्योंकि वो अपना H प्लस आयन अमोनिया को दे दे रहा है. तो वी कैन सी कि वाटर दोनों काम कर सकता है. वाटर H प्लस आयन ले भी सकता है किसी से और दे भी सकता है किसी को. ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कहलाते हैं. प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, एम्फी मतलब लेना देना दोनों कर सकता है. तो ऐसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन दे भी सकता है और H प्लस आयन ले भी सकता है, वो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस कहलाता है. इस रिएक्शन में HCl एसिड है क्योंकि वो अपना H प्लस आयन अमोनिया को दे रहा है. अमोनिया बेस है. अच्छा, इस रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन देखें. अगर हम इस रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में मानते हैं और इस रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन देखें तो Cl अमोनियम आयन से एक H प्लस आयन लेता है. तो Cl H प्लस आयन लेता है तो ये बेस है और अमोनियम आयन अपना H प्लस आयन देता है, इसलिए ये एसिड है फॉर द रिवर्स रिएक्शन. तो आर्हेनियस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के बजाय ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है. ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट इज मोर जनरल कॉन्सेप्ट. इसीलिए all arrhenius acid and bases will be Bronsted-Lowry acid and bases, but all Bronsted-Lowry acid and bases will not be arrhenius acid and bases. जैसे अभी मैंने बताया, जो आर्हेनियस एसिड बेस रिएक्शन थी उसको हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी से भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस रिएक्शन है उसको हम आर्हेनियस से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हमेशा. तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, किसी केमिकल रिएक्शन में सॉल्वेंट चाहे वाटर हो चाहे कोई और हो, सॉल्वेंट चाहे हो चाहे ना हो, if a reaction is occurring, the substance which is H plus ion donor will be acid, the substance which is H plus ion acceptor will be base. अच्छा, जब कोई सब्सटेंस अपना एक H plus ion देता है, ये H plus ion है, जब कोई सब्सटेंस अपना H plus ion देता है तो ये सब्सटेंस एसिड का काम करता है. जब कोई सब्सटेंस अपना H plus ion देता है तो उसका जो बचा हुआ पार्ट रहता है वो बाद में उस H प्लस आयन को हो सकता है ले भी ले. तो ये बचा हुआ पार्ट किसका काम करता है, एसिड का या बेस का? बेस. बेस का. जब कोई सब्सटेंस एसिड का काम करता है और वो अपना H प्लस आयन देता है तो उसका बचा हुआ पार्ट H प्लस आयन ले सकता है, इसलिए वो बेस का काम कर सकता है. जैसे HCl का बचा हुआ पार्ट कौन था, Cl नेगेटिव, और HCl ने अपना H प्लस आयन दिया तो इसका बचा हुआ पार्ट H प्लस आयन ले सकता है. वो लेगा कि नहीं लेगा ये अलग बात है, लेकिन ले सकता है. तो जब कोई एसिड अपना H प्लस आयन देता है तो उसका जो बचा पार्ट रहता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है. जब कोई एसिड अपना H प्लस आयन देता है तो जो उसका बचा हुआ पार्ट रहता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है. जब कोई सब्सटेंस अपना H प्लस आयन देता है तो उसका बचा हुआ पार्ट H प्लस आयन ले सकता है, वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है. तो दिस पेयर ऑफ केमिकल स्पीशीज
is called a conjugate acid base pair. इस एसिड बेस पेयर को एक कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर कहते हैं। इसी प्रकार से जब कोई बेस एक H+ आयन लेता है तो जो नई स्पीशीज बनती है वो H+ आयन दे सकती है। जब कोई बेस H+ आयन लेता है तो वो जो नई स्पीशीज बनाता है वो H+ आयन दे सकती है। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन अ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर? एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं? एक तो काफी लंबी डेफिनेशन हो जाएगी जो अभी मैंने समझाया। When an acid donates its H+ ion, the remaining species is having a capability of taking that H+ ion back. Hence, it can act as a base. That's why this pair is called conjugate acid-base pair. मगर conjugate acid and base pair क्या होते हैं? इसको हम एक सिंपल सी डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा आसान। जो एसिड बेस पेयर जो 1 प्रोटॉन से डिफर करते हैं। हाँ, ये ज्यादा ठीक है। द पेयर ऑफ केमिकल स्पीशीज विच डिफर्स इन ओनली 1 H+ आयन, इतना कह दिया तो वो जो डेफिनेशन थी उसकी सारी बातें अपने आप वर्ड्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे। द पेयर ऑफ केमिकल स्पीशीज विच डिफर्स इन 1 H+ आयन, मतलब वो H+ आयन आने जाने से वो एक दूसरे में बदल सकती हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर की ज्यादा शॉर्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द पेयर ऑफ केमिकल स्पीशीज which differs in only 1 H+ आयन। वो H+ आयन जिसके पास रहेगा वो उस पेयर का एसिड है, और वो H+ आयन जिसके पास नहीं रहेगा वो उस पेयर का बेस है। HCl एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव है। अमोनियम आयन एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस अमोनिया है। वाटर अगर एसिड होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस OH- आयन होता है। वाटर अगर बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड H3O+ आयन होता है। चूंकि वाटर एम्फीप्रोटिक होता है, वो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है, तो वाटर का एक कॉन्जुगेट एसिड भी होगा और वाटर का एक कॉन्जुगेट बेस भी होगा। तो आरएनएस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट आरएनएस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से सुपीरियर है, बिकॉज ये लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, ये एक ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है, ये सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। ये ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है, ये सॉल्वेंट इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, और इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसिडरेशन है। ये कुछ सुपीरियरिटी है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की ओवर आरएनएस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर में एक और कॉमन सेंस की बात आएगी। मान लीजिए एक एसिड है, एसिड दो प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो एसिड अपना H+ आयन बड़ी आसानी से दे देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो देता तो है अपना H+ आयन लेकिन डिफिकल्टी से देता है वो वीक एसिड होता है। ऐसे बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होंगे। जो आसानी से H+ आयन ले ले, तेजी से H+ आयन ले ले,
वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो डिफिकल्टी से H प्लस आयन ले वो वीक बेस। नाउ द क्वेश्चन इज, मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो अपना H प्लस आयन बड़ी तेजी से देता है, तो उसका बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि वीक बेस होगा? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा? वीक होगा। वीक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस भी वीक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस ये कहता है एक एसिड है उसने अपना H प्लस आयन बड़ी तेजी से दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसके बेस को चाहिए नहीं था, रखना नहीं था इसको, तो इसने दे दिया। मतलब जब ये बेस लेने की बारी आएगी तो नहीं लेगा, क्योंकि अगर ये तेजी से H प्लस आयन लेता तो फिर इसका एसिड नहीं देता। मतलब एक कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर में हमेशा वीक और स्ट्रॉन्ग का रिलेशन होता है। दोनों वीक या दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। H प्लस आयन अगर कोई दे रहा है बहुत तेजी से, मतलब उसके बाकी के पार्ट को H प्लस आयन ज्यादा चाहिए नहीं, इसीलिए वो दे पा रहा है। तो कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर में हमेशा वीक और स्ट्रॉन्ग का रिलेशन होता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लोराइड आयन वीक बेस होता है। बल्कि इस बात को हम लोग यूज कर लेंगे। अगर हमको एक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है और हम वो एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पता कर पा रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे, उसका बेस देखेंगे कि उसका बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो एसिड वीक है, अगर उसका बेस वीक है तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। इस बात को हम लोग बाद में यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को। तो इन अ कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर देयर विल बी ऑलवेज रिलेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट है। What are the limitations? ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है, आरएनएस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट से सुपीरियर कॉन्सेप्ट है, बट इट ऑल्सो हैज सर्टन लिमिटेशंस। ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की क्या लिमिटेशंस है? सर ये H प्लस आयन पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट H प्लस आयन पे डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है। ये एक प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट है। ये एक H प्लस आयन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट है। हेंस ये केवल ऐसी केमिकल रिएक्शंस का एसिड बेस नेचर एक्सप्लेन कर सकता है जिनमें H प्लस आयंस का लेन देन हो रहा हो। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें H प्लस आयंस का लेन देन नहीं होता है, उनके एसिड बेस नेचर को ये नहीं समझा सकता। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड reacts with ammonia to form the addition product BF3.NH3. In this reaction, there is no transfer of H plus ion from one substance to another. ना ही इस रिएक्शन में वाटर सॉल्वेंट है। तो इस रिएक्शन को हम ना तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से ना ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट से समझा सकते हैं। Silver ions in the aqueous medium reacts with cyanide ions to form the complex dicyanoargentate. Again, in this reaction also, there is no involvement of H plus ion or OH minus ion. So these reactions cannot be explained by Arrhenius concept or Bronsted-Lowry acid and base concept. तो ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन क्या है कि ये एक प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट है। सेकेंडली, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें हम किसी सब्सटेंस को एब्सोल्युटली एसिड है या बेस है नहीं कह सकते। एक सब्सटेंस एसिड है कब? जब वो किसी दूसरे से रिएक्ट करे और उसको H प्लस दे तो वो एसिड है। मान लो यही सब्सटेंस किसी से H प्लस ले लेता है
तो यही सब्सटेंस बेस हो जाता है। जैसे नाइट्रिक एसिड, ये एसिड है कि बेस है? सर एसिड है। नहीं कह सकते। नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ NaOH, ये अपना H+ NaOH को देता है, वाटर बनाता है, ये एसिड है। यही नाइट्रिक एसिड जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो उससे H+ ले लेता है। और ये बेस का काम करता है। तो ये रिलेटिव बात है कि हम किसी को एसिड कह रहे हैं कि बेस कह रहे हैं, डिपेंड करता है दूसरा क्या काम कर रहा है। एब्सोल्युटली कोई चीज एसिड है या बेस है, इससे हम नहीं कह सकते। आरएनएस कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? सर एब्सोल्यूट है। वो एब्सोल्यूट। भी रिलेटिव है, वाटर के रिस्पेक्ट में है वो तो, और रिलेटिव है वो तो। आरएनएस कॉन्सेप्ट भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, बल्कि वो तो वाटर के रिस्पेक्ट में हर चीज है वहां पर। यहाँ तो एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में एसिड या बेस है, यहाँ सब चीजें वाटर के रिस्पेक्ट में है। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशन है, हालांकि ये आरएनएस कॉन्सेप्ट से ज्यादा सुपीरियर है। तो फिर इनसे भी एक ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट दिया जाता है, एंड दैट इज द लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। इनसे भी ज्यादा एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया जाता है, दैट इज द लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सारी केमिकल रिएक्शंस वाटर सॉल्वेंट में हो, ये जरूरी नहीं है। सारी केमिकल रिएक्शंस में H+ आयंस का लेन देन हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सारी केमिकल रिएक्शंस में एक बात कॉमन रहती है, क्या? सारी केमिकल रिएक्शंस में एक बात इलेक्ट्रॉन कॉमन ट्रांसफर। रहती है, इलेक्ट्रॉन सर ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट इज गिवन इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन in a acid base reaction, the substance which is electron pair acceptor। और चूंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड अधिकतर केस में इन्वॉल्व रहता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन के बजाय इलेक्ट्रॉन का पेयर इन्वॉल्व रहता है। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस which is electron pair acceptor will be Lewis acid, while the substance which is electron pair donor will be a Lewis बेस। किसी केमिकल रिएक्शन में वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लुईस बेस है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बोरॉन के ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये इसको अपना लोन पेयर दे देता है। तो व्हेन अमोनिया डोनेट्स one lone pair of electron to boron trifluoride, BF3 act as Lewis acid here, ammonia act as Lewis base, and they form the addition product BF3.NH3. Silver ions are taking लोन पेयर फ्रॉम साइनाइड आयन, तो सिल्वर आयंस यहां पर लुईस एसिड का काम कर रहे हैं, साइनाइड आयंस लुईस बेस का काम कर रहे हैं। तो ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में दिया गया है। तो all RNS acid and base, all Bronsted-Lowry acid and base will be Lewis acid and base। जैसे ये रिएक्शन लुईस एसिड एंड बेस रिएक्शन थी, सॉरी ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस रिएक्शन थी।
ये रिएक्शन ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस रिएक्शन थी, मगर हम इसको लुईस से भी समझा सकते हैं। HCl में पाए जाने वाला H+ आयन अमोनिया से लोन पेयर ले लेता है। अब HCl में जो H+ आयन है वो लोन पेयर ले ले रहा है, पर हम ये देखेंगे कि HCl लोन पेयर ले रहा है। तो ये रिएक्शन ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस रिएक्शन थी, मगर हम इसको लुईस से समझा पा रहे हैं। तो दरअसल ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, आरिनस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है एसिड और बेस के लिए। तो एसिड और बेस के 3 कॉन्सेप्ट है, आरिनस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लुईस। इनमें से सही कॉन्सेप्ट कौन सा है और गलत कौन से हैं? सर तीनों सही है, गलत कोई सा नहीं है, बस लिमिटेशंस की बात है। गलत कोई सा नहीं है, तीनों सही हैं, बस लिमिटेशन की बात है। लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट ज्यादा सुपीरियर है, ये अलग बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सही है ये दोनों गलत है। इनकी अपनी लिमिटेशन है। इनसाइड देयर लिमिटेशन दे विल वर्क वेल, आउटसाइड देयर लिमिटेशन दे विल फेल। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट गलत हैं। तो इसलिए आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम ये तीनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब जहां जरूरत पड़ेगी, और मैक्सिमम केस में तो आरएनएस यूज करेंगे, बिकॉज वी विल डील विद द एक्वस सॉल्यूशन इन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। केवल ये पॉइंट ऑफ व्यू है, HCl एसिड है इसलिए क्योंकि वो H+ आयन दे रहा है, या HCl एसिड है इसलिए क्योंकि वो लोन पेयर ले रहा है, बात तो एक ही है। बस ये सोचने का तरीका बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। तो एसिड और बेस के ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, आरिनस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। इनके अलावा और भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, यूसेनोविच कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। मगर ये कॉन्सेप्ट की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम केवल ये 3 कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, आरएनएस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड लुईस। ठीक है, तो हमने ये 3 चीजें देखी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। Next topic we will see the pH scale. pH स्केल, pH स्केल क्या होती है? सर जो किसी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी बताती है। किसी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी बताती है, गलत बात है। सर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बताती है। आपने बोला pH स्केल किसी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी बताती है। मान लीजिए मेरे पास में सॉलिड NaOH पड़ा हुआ है, क्या मैं इसका pH दे सकता हूं? नहीं सर। फिर स्ट्रेंथ बताती है एसिड या बेस की। फिर वही क्वेश्चन है, क्या मैं इस NaOH की स्ट्रेंथ बता सकता हूं pH से?
पीएच स्केल किसी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी नहीं बताती है, वो किसी सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी बताती है। मतलब पीएच सॉलिड का नहीं होता है, गैस का नहीं होता है, पीएच होता है एक एक्वस सॉल्यूशन का, वो भी वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए। पीएच एक्वस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। किसी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन यदि आपके पास में है तो उसका पीएच होगा। पीएच अगर 7 होगा तो वी विल कंसीडर कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है। पीएच अगर 7 से कम है तो वी विल कंसीडर कि सॉल्यूशन एसिडिक है। पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो वी विल कंसीडर कि सॉल्यूशन बेसिक है। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? 0 to 14. pH will be 0 to 14 only. एक सॉल्यूशन का pH 0 से 14 तक के बीच में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसको देखेंगे।